नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं अंकुर त्यागी। अक्सर हम अपने पोर्टफोलियो की सेहत यानी उसकी हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ क्या हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं? क्या हम अपने हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आपके मन में सवाल आता है कि आपने वेल्थ तो कमा ली, लेकिन क्या आपने सेहत कमाई? क्या आपने हेल्थ के साथ साथ वेल्थ में भी अपने वेल्थ के साथ साथ हेल्थ में भी निवेश किया? आज हम इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे एक्सपर्ट से जो इन दिनों ट्विटर यानी एक्स पर काफ़ी फेमस हैं अपने विचारों को लेके। और स्वागत करता हूं मैं शशिकांत आयंगर जी का, जो एक मान्यता प्राप्त प्राप्त मेटाबॉलिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है। तो स्वागत है आपका शशिकांत जी। मेरा पहला सवाल नमस्कार। आपसे। नमस्कार। इन दिनों हम जो कुछ खा पी रहे हैं, या आपको लगता है कि वो ठीक है? क्योंकि भारत में जो आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद सब कुछ बदला है, तो हमारा खान पान भी बदला है। तो एक आम आम सामान्य व्यक्ति, एक मिडिल क्लास का फैमिली का व्यक्ति जो आज कुछ खा पी रहा है, क्या आप उसको सही मानते हैं? आपका क्या विचार है उस पर? पहले तो अंकुर जी, थैंक यू, शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जी। मैं चालू करूंगा कोट फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। जी। आई हैव इन्वेस्टेड वेरी पुअरली इन हेल्थ। हम सबको ये। मालूम है, शेयर बाजार में बहुत बड़ा इन्वेस्टर था और काफी इल हेल्थ सफर के, मतलब काफी डिजीजेस पाया गया। और उसने आखिर में स्टेटमेंट ये किया कि मैंने बिल्कुल हेल्थ में बिल्कुल ये। इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने। जी जी जी। करोड़ों में कमाया लेकिन हेल्थ में उसने इन्वेस्ट नहीं किया। तो अंकुर जी, ऐसा है कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी तो पा लिया है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, और हमारा देश में तो पहला फैमिन वगैरह तो बहुत हो चुका था इनके पहला। अभी ऑफ लेट क्या है कि दी थी ओवरऑल पर कैपिटा इनकम तो बढ़ा ही है पहले से। अभी अभी बिकॉज ऑफ विच, इनके वजह से हम लोग अभी आम आदमी खर्चा करने के लिए बहुत तैयार है, जो पहले नहीं था। जी। हमारा दादा परदादा आप देखेंगे तो वो बाहर नहीं खाते थे, अभी आज हम लोग बाहर बहुत खाते हैं। इसके वजह से हम लोग ये प्रोसेस फूड जो माना जाता है, जैसा वेफर चिप्स वगैरह है, 5-5 10 10 रुपए मिल जाता है। आज हम लोग काफी, हम हमारे बच्चे भी दिन में एक एक दो दो बार खा लेते हैं। जी। और हमारा बाहर खाने का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है पहले से। और जिस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जैसा तेल यूज कर रहे हैं, रिफाइंड तेल, और उनको 50 बार रीयूज होता है। तो ये सब देखा जाएगा तो पूरा हानिकारक है हमारा शरीर। इसी के लिए अभी इंडिया में आप देखोगे तो अभी एक स्टडी रिलीज हुआ था जून 2023 बाय आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो लांसेट में पब्लिश हुआ था जून 2023 में। दिखाया गया कि मोर देन 100 मिलियन इंडियंस ऑफ डायबिटीज, मतलब मोर देन 10 करोड़। ये तो डायबिटीज है, प्री डायबिटीज 136 मिलियन, दैट इज 13.6 करोड़। और 35 और 36% ऑफ द पॉपुलेशन एज हाइपरटेंशन, दैट इज रक्त दबाव, उच्च रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर, ये है। और इंडिया में 1 in 5 वुमेन सफर फ्रॉम पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये भी है। चाइल्डहुड विच ओबेसिटी बहुत बड़ा है, विच लीड्स टू इनफर्टिलिटी आल्सो। इनफर्टिलिटी यस। एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। एज पर वन इन 2022 रिपोर्ट, एक जर्नल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ हिपेटोलॉजी में, इट सेज दैट द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इज 35%। 35% है चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो आप देखोगे तो ये पूरा डिजीज का सेंटर हो गया इंडिया, बहुत। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि मेटाबॉलिज्म को अक्सर बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा के छोड़ दिया जाता था कि एक बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, या फिर एक जिम्मेदारी थी डॉक्टर्स के पास कि आप हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जब आप बीमार पड़े तो उनके पास जाएं और वो मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करते थे कि आपको ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। लेकिन आम नागरिक यानी कि आम आदमी आज भी इसको इग्नोर करता है। वो आज भी इस बात को नहीं समझता कि हमारा खान पान जो था वो बदल चुका है, जिसकी वजह से ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या बीमारियां हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के समय में मेटाबॉलिक हेल्थ प्रैक्टिशनर या एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? मतलब आपको लगता है कि जो भी हमारा खाना पीना है वो बिल्कुल ही गलत हो चुका है? अगर आप 10 में से 8 नंबर दें तो आप ये मानेंगे कि 10 में से जो 8 चीज़ें हम खा रहे हैं वो सारी गलत हैं? सही है, सही है। सो ये सी मेटाबॉलिक हेल्थ ये बहुत पुराना है।
लेकिन ये ऑफ लेट अभी आजकल के जमाने में वापस ऊपर इमर्ज हो रहा है मेटाबॉलिक हेल्थ। तो आप देखोगे कि सब जगह में, यही नहीं इंटरनेशनली भी आप पाया गया, देखो मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर काफी हो रहा है। जैसा मेटाबॉलिक हेल्थ समिट होता है, मेटाबॉलिक सिम्पोजियम मेटाबॉलिक हेल्थ होता है। और मैंने भी अक्टूबर 2023 में मेटाबॉलिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस करके मैंने मैंने भी ऑर्गेनाइज किया था, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। सो मेटाबॉलिक हेल्थ मतलब क्या है, पहला हम समझेंगे क्या है। बेसिकली 5 पैरामीटर है। जैसा हमारा वेस्ट लाइन ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा जैसा 35 इंचेस वुमेन के लिए और 40 इंचेस मेन के लिए। तो अगर वेस्ट साइज बड़ा है मतलब उनका मेटाबॉलिक हेल्थ खराब हो रहा है। दूसरा है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, अगर 100 के ऊपर है तो। तीसरा है अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर वो 40 से नीचे है तो। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से ऊपर है तो ये भी एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। और आखिर में रक्त दबाव, हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज 130/85 और हायर। तो हम लोग तो काफी चीज में जा नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग कहाँ देखेंगे, हमारा अगर वेस्ट साइज बढ़ गया तो समझो कि हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ खराब हो रहा है। अभी आप देखोगे इंडिया में टिपिकली एकदम सा जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में एकदम ओबेस है वैसा हम दिखेंगे ना, हम लोग जरा पतले लोग हैं। लेकिन हमारा सेंट्रल ओबेसिटी है हमारा। सबको देखो सेंट्रल ओबेसिटी, इसका मतलब उसका वेस्ट लाइन ज्यादा है। और खासतौर पे महिलाओं में ये देखने को मिलता है, फीमेल्स में। नो सर, अभी ये जेंट्स में ज्यादा मिलेगा आपको। ओके। इट इज नॉट ओनली फीमेल इज ओवरऑल ब्रॉड उनका दिखेगा, लेकिन मेन में आपको एकदम समझ आएगा, वेरी थिन लिटिल हिप्स एंड ऑल, बट लेकिन स्टमक एकदम प्रोट्रूड हो रहे हैं। तो सो शशिकांत जी ने बेसिकली 3-4 बातें बताई। इन्होंने बताया कि आपको ब्लड कंट्रोल, ब्लड शुगर, प्रेशर का, ब्लड शुगर, ब्लड का प्रेशर, प्लस आपका वेस्ट साइज, ये कुछ प्राइमरी इंडिकेटर्स होते हैं आपकी बॉडी में जो आपको बता देते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उनको आप ठीक करें। अच्छा, इसमें अब मैं आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जितने भी मेटाबॉलिक एक्सपर्ट हैं, तो आप भोजन में, वो डाइट्स में ऐसा क्या बदलाव करते हैं कि लोगों को अपना वापस रीशेप होने या लॉन्जिविटी की तरफ वो बढ़ते हैं, बीमारियों से दूर हटते हैं, ऐसा आप क्या चेंजेस करते हैं? हाँ। तो पहले तो एक बात बता दूं इसमें कि सेंट्रल ओबेसिटी अगर है, इसका मतलब उनको सब फैटी लिवर तो है ही, उनका लिवर इज फिल्ड विद फैट। और इसका दूसरा मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करके है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये हमारा देश में कम डिस्कस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसका मतलब हमारा शरीर, हम खाने के बाद एक सर्टेन मात्रा में इंसुलिन बनाना चाहिए, जो अच्छा है, इंसुलिन जरूरी है। लेकिन हमारा तौर तरीका, रहन सहन, जिस तरीके से हम खाते हैं, इसके वजह से क्या होता है, हमारा शरीर इंसुलिन को प्रॉपरली उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो शरीर क्या करेगा, और इंसुलिन रिलीज करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है, एंड इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब शरीर इंसुलिन यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नाउ खाने में सबसे ज्यादा इंसुलिन का मात्रा क्या बढ़ाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। ये पाया जाता है हमारे अनाज में, ग्रेन्स, मिलेट्स और फ्रूट्स और स्टार्ची रूट वेजिटेबल, दैट मीन्स हमारा आलू, रतालू, ये सब जो जमीन के अंदर जो स्टार्ची है उसमें। दूसरा है हमारा शुगर। तो शुगर तो है ही, शुगर, हनी, ये सब भी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सब इंसुलिन ज्यादा बढ़ाएगा। दूसरा आता है प्रोटीन। जो प्रोटीन कहाँ मिलता है हमको, हमको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, पनीर मिलता है, दही है, मिल्क में भी है, चीज एनिमल्स में में। है, एग्स में है, ऑल मीट, फिश, चिकन सब में है। तो इसमें कैसे है कि ये ज्यादा कुछ बढ़ाता नहीं, इंसुलिन को कम बढ़ाता है। फिर है फैट्स, फैटी एसिड, घी, मक्खन, ऑल ऑयल्स, तो ये फैट, तो ये इंसुलिन ज्यादा कुछ बढ़ाता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम हम लोग जो मेटाबॉलिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है, वी अप्लाई लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। दैट मीन्स हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम करते हैं और प्रोटीन और फैट बढ़ाते हैं। जब ये प्रोटीन, अच्छा। फैट बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, तो शरीर का इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। इसमें ओके। क्या होगा कि वी आर सेटिंग अवर बॉडी, देखो जैसा हम लोग सामान्य मनुष्य जो है वो ग्लूकोज ज्यादा बर्न करता है,
हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस आर हाइब्रिड मशीन। इसका मतलब है कि हम ग्लूकोज भी बर्न कर सकते हैं, फैट भी बर्न कर सकते हैं। इट इज लाइक अ कार, जैसा गाड़ी, वो गैस भी में भी चलेगा, पेट्रोल में भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम करके प्रोटीन फैट बढ़ाते हैं, तो शरीर स्लोली फैट बर्निंग में चालू हो जाता है। तो इसमें ज्यादा हमको इंसुलिन लगता नहीं, इंसुलिन कम हो जाता है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें होता है वेट लॉस हो जाता है। क्योंकि वेट में क्या है कि पहले शरीर में फैट ज्यादा भरा हुआ है, तो फैट बर्निंग हो जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो फीमेल में पाया जाता है, वो भी सिस्ट वगैरह सब निकल जाता है। आजकल देर आर न्यू रिसर्च पेपर्स, नया जांच पड़ताल किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इसमें भी सिवियर फॉर्म ऑफ लो कार्ब जिसको बोलते हैं हम लोग कीटोजेनिक डाइट, उसमें करते हैं। न्यूरोलॉजिकल इलनेस, अल्जाइमर, पार्किंसन, इसमें भी इनका एप्लीकेशन है। तो अरे ये शशिकांत सिंपल। जी, मैं एक सवाल आपसे बीच में सप्लीमेंट्री सवाल लूँगा, माफ़ कीजिए, आप कंटिन्यू कर पाएंगे इसके बाद। अच्छा, आपने अनाज की बात की, तो सबसे ज़्यादा जो मेन कल्प्रिट माना जाता है वो व्हीट को माना जाता है, बट मिलेट्स का आपने जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि आजकल मिलेट्स की बात हो रही है, लेकिन आप मिलेट्स को भी कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो आपका इस पर मतलब, एक तो क्या मिलेट्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हाँ, या एज अभी ए बता, रिप्लेसमेंट अभी, ऑफ व्हीट? हाँ, अभी अभी राइस राइस में करीबन 75-76% कार्बोहाइड्रेट है, वीट में 70% है, और मिलेट्स में जो है वो वेरी करता है 50% टू 60-65% और इवन 70%। तो मिलेट एक ऑप्शन है जिसमें 10-20% कार्बोहाइड्रेट मात्रा हम कम कर सकते हैं। ओके। और दूसरा, अभी आप गेहूं का सब्जेक्ट लोगे, अभी ये क्या हुआ कि जो मॉडर्न गेहूं है, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल डॉफ व्हीट, जो पुराना गेहूं से डिफरेंट है। पुराना गेहूं लंबा, थिन और लंबा था, मॉडर्न ये छोटा और मोटा है। इसमें काफी हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है इसके ऊपर। इसमें क्या हुआ कि एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ गया, जो जैसा अमाइलोपेक्टिन कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ गया, और बेनिफिशियल प्रोटीन कम हो गया। और इसमें काफी लोगों को, इनको काफी ग्लूटेन विटेन से भी काफी उनको जरा बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, सो आम जनता, देखो मुझे इशू नहीं है कि अगर आप मिलेट लोगे तो ठीक है, लेकिन हम आप देखोगे तो इंडियन डाइट इज प्रिडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है हमारा 70-80% तो कार्बोहाइड्रेट ही है प्लेट में, प्रोटीन ही नहीं है। तो मेरा मैसेज यही है कि आप प्लेट में जरा, आपका प्लेट में प्रोटीन ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, आप इसमें सब ले सकते हो, इनका मात्रा कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ। हाँ, अच्छा, अभी इसी में एक सवाल आता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेज की एक लड़ाई चालू हो जाती है प्रोटीन को लेके, क्योंकि जैसे ही आपको कहा जाता है कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, तो वेज वाले कहेंगे कि हमारे पास तो ऑप्शन कम है, और नॉन वेज वाले कहेंगे कि ठीक है हम प्रोटीन लेंगे, लेकिन इसमें फिर ये सवाल आ जाएगा कि आप रेड मीट या प्रोसेस्ड ना खाएं, या ये खाएं वो खाएं। इसमें भी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर देखिए, मैं तो मानता हूँ हमारा देश में हम सभी वेज है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाते हैं। हाँ। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज इज वेरी वेरी पुअर, बहुत कम है यहाँ। आप किसी को भी पूछे नॉन वेज फैमिली, वो बोलेंगे हम संडे को खाते हैं, और बीच में एक आध दिन खा लिया। रोज तो वो लोग दाल रोटी खाते हैं। तो हमारा देश में 29% करीबन वेजिटेरियन बोलते हैं, बाकी नॉन वेज। लेकिन हमारा कंट्री में तो सभी वेज है, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि मैं तो इसी न्यूट्रिशन में काम करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सबका प्रोटीन कंजम्पशन बहुत पुअर है, वो वेज हो या नॉन वेज हो। ओके ओके। तो तो आप ओके, आपका हाँ, बिल्कुल, आपका कहना ये है कि जो नॉन वेज होने का दावा करते हैं, आपके हिसाब से उनकी प्लेट्स में भी प्रोटीन की मात्रा कम है? बहुत कम, वो भी हफ्ते में 1-2 बार ही। ठीक है। तो अच्छा अब तो अभी आएंगे तो वेज के लिए कौन सा प्रोटीन है? वेज के लिए है पनीर हो जाता है, दही हो जाता है, दूध भी है, और चीज है। और हमारे देश में काफी वेजिटेरियन एग्स लेते हैं। तो आप एग्स देखोगे तो इट इज वन ऑफ द वेरी लो कॉस्ट, हाईली बायोलेबल प्रोटीन है, सबसे सुपीरियर प्रोटीन है, बहुत सस्ता है ये। तो एग्स सब लोग खा सकते हैं, काफी लोग।
सब तो नहीं, काफी लोग खा सकते हैं, काफ़ी बाकी लोग नॉन खा वेज तो सकते हैं। सबके लिए है। ठीक है। अच्छा, दूध को लेके या पनीर को, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी कुछ छपा, जैसे पिछले दिनों, पिछले 4-5 सालों में या कहीं 10 सालों में कहा कि दूध, मिल्क आल्सो इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इस पे आपका क्या रिसर्च सामने आई है, लेटेस्ट रिसर्च क्या है, ये एक झूठ है, सच है ये, या क्या है? देखिए सर, इसमें ना न्यूट्रिशनल साइंस इज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड साइंस इन द वर्ल्ड है। ओके। कोई भी साइंस इज नॉट एज कॉन्फ्लिक्टेड एज न्यूट्रिशन साइंस, एवरी अदर साइंस इज एक्यूरेट। यही है। तो इसमें सर, इसमें इसमें बिल्कुल ही सच नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, जो प्योर स्टडी बोलते हैं, तो प्योर स्टडी में भी वो इट इज मल्टी सेंट्रल, मल्टीनेशनल और लैक्स ऑफ पीपल, एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। इसमें बताया गया है कि डेयरी प्रोटीन से कुछ देयर इज नो, कुछ हानिकारक नहीं है। और हमारा देश में क्या होगा, ऑफ लेट ये वेस्टर्न कंसेप्ट जो वीगनिज्म है, ये हमारे देश में आ चुका है। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं न्यू सात्विक डाइट है, न्यू सात्विक डाइट में मिल्क इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे कर रहे हैं। अभी इसमें रिजल्ट क्या होता है कि जो वेजिटेरियन है उनको सुपीरियर प्रोटीन सिर्फ मिल्क सोर्स से मिलता है। अभी वो भी छोड़ देंगे तो कहां से मिलेगा उनको? अभी आज ही ऐसा हुआ है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं 1 मिनट में। मेरा एक एक्स कलीग है फार्मा का, जो मैं 35 साल फार्मा में था, तो उसने मुझे रिपोर्ट भेजा, उसका वाइफ का और बच्चे का। तो बच्चे का देखा HbA1c 5.7 है, 5.7 मतलब प्री डायबिटीज लेवल है। प्री डायबिटिक। विटामिन डी, विटामिन B12, लो आयन। तो मैंने पूछा बच्चे को क्या खिलाते हो आप, उसको दूध पिलाते हो क्या? वो बोला सर 6 महीने में हमने इंस्टाग्राम में देखा कुछ रील में कि दूध वगैरह अच्छा नहीं है, तो हमने दूध बंद कर दिया। तो अभी आप मुझे बोलिए, ये बच्चे को B12 कहाँ से मिलेगा? बच्चे को B12 मिल्क से मिलता है, गे मक्खन, घी, पनीर, दही से मिलता है। अगर ये बंद किया तो कैसा होगा फिर? तो बहुत ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन इसमें चालू मैं है एक इसमें। सवाल पूछना चाहूँगा शशिकांत जी। आमतौर पे भारत में डायबिटीज़ के अलावा जो हार्ट के पेशेंट हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको स्टंट पड़ते हैं, जिनको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, उनको साफ तौर पे कह दिया जाता है कि आप दूध पीना बंद कर दें, या फिर अगर दूध पिएं तो बिल्कुल ऐसा हो जो पानी की जैसा हो। तो उस पे एक, इस पे भी क्या मिसकंसेप्शन है? सर कैसा है कि देखिए, ये माना जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और इसके लिए लोग करते हैं। ठीक है। अभी हम फ्लैशबैक करते हैं। ये जो हार्ट स्टेंट पेशेंट है, आप देखोगे तो काफी मात्रा में दीज आर ऑल पीपल जिसमें दे वर ऑन लो फैट डाइट। पहले से वो लोग का फैट ज्यादा भी नहीं था। ठीक है। स्टिल उनको हार्ट अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि काफी स्टडीज में पाया गया, जो भी स्टडीज में पाया गया कि सबसे बड़ा रिस्क होता है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब ऊपर आता है। बाकी जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो सब बहुत नीचे है। ठीक है। तो हमको ये होना चाहिए कि इन लोग में एग्रेसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, मेरा ये सवाल है कि इनको बोलते हैं कि चलो दूध मत लो, दही मत लो, मक्खन मत लो, बट मेरा सवाल है कि इनको तो कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन तो देते हैं, स्टैटिन। जब भी आप ये देते हो तो क्यों डर रहे हो उससे? उससे लोगों को B12 प्रोटीन भी तो मिल जाएगा। तो मेरा तो ये सवाल कभी भी है। दूसरा, मेरे पास ऐसा 12 स्टडीज है, 12 स्टडीज, टॉप स्टडीज लेवल, जो दिखाया गया कि ये सैचुरेटेड फैट और हार्ट डिजीज में कुछ लिंक ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी को सैचुरेटेड फैट से अगर ऑयल में डाल दिया तो इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज और कैंसर कैन इंक्रीज। मिनेसोटा कोरोनरी एक्सपेरिमेंट स्टडी, सिडनी हार्ट स्टडी, ये अगर अगर लोग इसको गूगल करके देखे तो उनको समझ जाएगा। ठीक है, तो अपने दर्शकों को ये बताइए कि व्हाट आर गुड फैट्स। आपने बात की कि हाँ। का लो कार्ब, हाई प्रोटीन प्लस गुड फैट। तो व्हाट इज गुड फैट इन योर हाँ, रिजीम? तो हमारा इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है वो गुड फैट है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। इट इज वेरी हीट स्टेबल। तो सैचुरेटेड फैट किस में है? इसमें है घी में है, मक्खन में है, कोकोनट ऑयल में है। ये हमारा देश का स्पेसिफिक है, घी, मक्खन, नारियल का तेल। अच्छा, कोकोनट ऑयल की आपने जिक्र किया, लेकिन कुछ साल पहले कोकोनट ऑयल को भी एक मेन कल्प्रिट माना जाता था। कहा जाता था कि कोकोनट ऑयल से बेटर है कि आप रिफाइंड
यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल यूज़ करें, बट नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कोकोनट ऑयल अगेन. सो व्हाट इज़ योर व्यू, व्हाट इज़ लेटेस्ट तो रिसर्च मैंने इन दिस? वापस वापस मैं उसी में आ रहा हूँ कि न्यूट्रिशन साइंस इज कॉन्फ्लिक्टेड साइंस उसी में. तो ये ओके. हमारा ट्रेडिशनल ऑयल है, ठीक है. ओके. ट्रेडिशनल ऑयल कौन सा, ये तीन है. और थोड़ा ट्रेडिशनल ऑयल भी है हमारा. कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड ओके. प्रेस्ड पीनट ग्राउंडनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड सेसेमी ऑयल. ये कैसे कि मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा मात्रा में हम लोग वापर सकते हैं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट तो ये तीन है. दूसरा है कि टैलो करके है, जो जो हमारा देश में ज्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन आजकल कर रहे हैं वो सब, ठीक है. इट इज गोट फैट, तो वो जो नॉन वेज है दे कैन यूज टैलो, ठीक है. तो वो भी आप वो लोग वापर सकते हैं वेरी वेरी नाइसली. दूसरा ये जो रिफाइंड ऑयल है, ये पहले मैं मान चुका हूँ, ये सब दीज आर ऑल डेड ऑयल. इनका ओके. एक्सट्रीम हाई हीट प्रोसेस करते हैं, केमिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं. दे आर लाइक इंजन ऑयल्स ऑफ कार. वो इंजन कभी बोलते हैं जब भी उसको मल्टीपल टाइम वापरते हैं, जैसा हम ओके. बाहर कचौरी समोसा वाला, वो बदलते नहीं है उसको 50 बार 100 बार, उसका तो इंजन ऑयल तो दिखता है वो. ओके. 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 सो अच्छा, एक ट्रेडिशनल भारत में ख़ास तौर पे जो गांव में दूध, अक्सर ये कहा जाता था कि रात को सोने के वक्त दूध पिएं और सरसों का तेल यूज़ करें, जो गांव में जो लोग यूज़ करते थे, जो काफ़ी कम रिफाइंड होती थी. तो क्या इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ आपका क्या मत है कि क्या जो पुराना जो गांव के लोग यूज़ करते थे वो ठीक था या फिर वो नहीं था? सर ये तो आपने अच्छी बात की. देखो दूध पीना, अभी मैं पर्सनली, मैं खुद बहुत साल से रात को हाफ ग्लास मिल्क, उसमें जरा हल्दी और घी डाल के लेता हूँ. ये मेरा फिक्स्ड है मेरा. ओके. ये हमारा शरीर के लिए अच्छा है. मैं खुद ही लेता हूँ. लास्ट जब से मुझे डायबिटीज हुआ और मैं लो कार्ब में गया, तो मैंने ये भी जांच पड़ताल किया कि ये भी जरा शरीर के लिए अच्छा है. दूसरा क्या है कि हमारा, मुझे मालूम है हमारा गांव में ये सब ट्रेडिशनल ऑयल है, ये जो सरसों का तेल है, देखो वापस देखो उसमें भी कैसे है कि जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसका मात्रा थोड़ा ज्यादा है स्टिल. तो भी मैं बोलूंगा इट इज ओके, आप कम कम मात्रा में करो बट आप ज्यादा घी वापरो. आप देखोगे तो पुराना देश, पुराना टाइम में सबसे ज्यादा हम लोग जो वापरते थे वो घी वापरते थे. हमारा एंशियंट इंडिया का कुकिंग फैट वाज घी. उसके बाद ये सब आ गया. तो वापरो, कम मात्रा में वापरो. ठीक है. तो शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हम आगे भी आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हेल्थ को लेके आपके जो जो नए विचार आए या जो जो नई स्टडीज़ आएँ वो हमारे शेयर बाज़ार के लोगों से या जो बिज़नेस टुडे, जो लोग बिज़नेस टुडे देखते हैं, उनके दर्शकों को आप समय समय पर हमें बताएं. क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप अपनी वेल्थ के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी एडवाइज़र आपके पास होते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होता है, फंड मैनेजर होता है, लेकिन कभी आपने हेल्थ को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से आपको लेना चाहिए. क्योंकि हेल्थ भी एक लंबा प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि ये जो आप खाते हैं वो 10-15 साल बाद आपको रिजल्ट देता है कि आपने पिछले 10 सालों में या 15 सालों में आपकी वो क्या क्या फूड हैबिट्स थी जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, बिजनेस टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी. तो शुक्रिया. एक फाइनल मैसेज है मेरे तरफ से. जी. कॉमन हेल्थ मैसेज है कि ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया के लिए ईट मोर प्रोटीन्स, ये हमारा नया कोट होना चाहिए. नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये थी एक बातचीत शशिकांत अयंगर जी के साथ, जिन्होंने बताया कि भारत में प्रोटीन, अपने जो भोजन है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. आपकी सेहत को लेके हम आगे भी कुछ ऐसी चर्चा लेके आएंगे ताकि आप अपनी वेल्थ के साथ हेल्थ पे भी इन्वेस्ट कर सकें. नमस्कार.